नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की आत्मा की एक गरज थी। ये भारत की तरफ से उस आतंक के खिलाफ एक खुला ऐलान था जो वर्षों से हमारे सब्र की कसौटी कर रहा था। लेकिन हमने एक बार फिर से दिखा दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठता है। भारत अब जवाब देता है, वो भी दुश्मन की धरती पर जाकर, दुश्मन के घरों में घुसकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में सेना के पराक्रम का जिक्र किया और उन्होंने जो कहा वो आज हर भारतीय के दिल की आवाज बन चुका है। मोदी ने कहा आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है और संकल्पबद्ध है। हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। क्या आपने देखा है वो दृश्य जब भारतीय सेना के वीर जवान सीमा पार जाकर दुश्मन के अड्डों को चुन चुन के नस्तानाबूद करते हैं? जिस शुद्धता और सटीकता के साथ यह अभियान चलाया गया, उसने न केवल दुश्मन को स्तब्ध कर दिया बल्कि दुनिया भर को दिखा दिया कि भारत अब केवल सहने वाला देश नहीं रहा, अब भारत निर्णायक है। अब भारत प्रलंकर बनकर प्रहार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने मुनादी कर दी कि आतंक के सौदागरों की अब खैर नहीं, चाहे वो पूरे ग्लोब पर कहीं भी छिपे हो। अब कोई भी आतंकवादी भारत की नजर से बच नहीं सकता और यही तो है नए भारत की पहचान। पहले सहते थे लेकिन अब घुसकर मारते हैं। आज भारतवासी गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा दिशाहीन नहीं है। ये गुस्सा संकल्प में बदल चुका है, एकता में बदल चुका है। आज हर भारतवासी सेना के साथ खड़ा है। गांव से लेकर शहर तक सैनिकों को सिर्फ सलामी नहीं मिल रही, उन्हें जनता की पुकार मिल रही है, जनता की आवाज मिल रही है। दुश्मनों को करारा जवाब दो। प्रधानमंत्री ने इस संदेश के माध्यम से दुनिया को साफ कर दिया है कि भारत शांति चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत शांति चाहता है लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं। भारत संयमित है लेकिन कमजोर नहीं है और भारत अब किसी भी कीमत पर आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। पीएम के साथ इस वक्त पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भर रहा है। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम मोदी की दहाड़, आतंकिस्तान को लताड़, आतंकिस्तान खल्लास, पाक का सर्वनाश, आतंक का उठेगा सिर, भारत देगा सीना चीर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, पाकिस्तान को तहस नहस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। इसमें उन्होंने सेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह बदलते भारत की तस्वीर है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस स्पष्टता के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा और हैरान होकर बोली, अद्भुत। हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है।
मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने अदम्य साहस की बदौलत पीओके और पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह किया। कमाल की बात यह है कि भारत में बने हथियारों, उपकरणों और तकनीक की ताकत का योगदान इसमें कमाल का रहा। यह ताकत आत्मनिर्भर भारत का संकल्प थी। पीएम ने कहा कि हमारे इंजीनियर, हमारे टेक्नीशियन, हर किसी का पसीना इस विजन में शामिल है। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर भी पाकिस्तान में ध्वस्त किए गए कोटली में गुलपुर, अब्बास शिविर और भिम्बेर में बरनाला आतंकी कैंपों को दिखाया। पाकिस्तान में केवल आतंकी कैंप ही ध्वस्त नहीं किए गए, बल्कि भारत की बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान में एयरबेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर का सर्वनाश कर दिया गया। बता दें कि गुलपुर कैंप जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सक्रिय लश्कर आतंकवादियों का बेस था, जबकि अब्बास शिविर लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। बरनाला कैंप का इस्तेमाल आतंकवादियों को हथियार चलाने, आईईडी बनाने और जंगल में जिंदा रहने की तकनीकी ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह नया भारत है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला भारत किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ने पर किसी को छोड़ता नहीं है और पटक पटक कर कलेजे पर चढ़कर उसका सर्वनाश करता है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा देश है, दुनिया की कोई बड़ी ताकत भी भारत को आंख नहीं दिखा सकती। जहाँ तक माँ, बेटी, बहू के सिंदूर की बात है तो यह वाकई लहू है। इसका अपमान करने वाले या इसे उजाड़ने वाले का नामो निशान नहीं बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैन्य पराक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है कि हमें आतंकवाद को खत्म करना है। आज मन की बात कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का था, जहां उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और आज मन की बात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कई और भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि देश के हथियारों और तकनीक की ताकत दुनिया ने देखी है। हमारी सेना के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा किया है और हमारी सेना पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियंस ने बेहतर काम किया है। आतंकवाद का खात्मा कर ये हर भारतीय का अब संकल्प हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर है। पूरा देश देशभक्ति के भाव से भर गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना पहला मन की बात कार्यक्रम में सेना के बारे में चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आज भारत की सैन्य बल के पराक्रम को हर कोई देख चुका है और हर व्यक्ति ये मान चुका है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। हमारी सेना के पराक्रम ने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा किया है। हमारे इंजीनियर, टेक्नीशियन का पसीना विजय में शामिल हुआ है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे आज के खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। अली शाह जी आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी भी आपका भी बहुत स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। देखिए आज जो चर्चा है वो राजनीतिक नहीं है। आज की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई है। आज की चर्चा भारतीय सेना से जुड़ी हुई है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रम को लेकर काफी कुछ कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला मन की बात का कार्यक्रम था। अली शाह जी, आपसे जानना चाहेंगे, उन्होंने आज इंजीनियर्स का भी जिक्र किया, उन्होंने टेक्नीशियंस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक जब युद्ध होता है तो सिर्फ सेना नहीं बल्कि सेना के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो सेना को तैयार करती है बॉर्डर पर जाने के लिए। उसमें हमारे टेक्नीशियंस भी हैं, हमारे इंजीनियर्स भी हैं, हमारे ऐसे कई वैज्ञानिक भी जुड़े होते हैं। बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, केवल जो लड़ते हैं, जो कॉम्बैट के रोल में होते हैं, उनको तैयार कर देने वाला, उनको सपोर्ट देने वाला बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ होता है। अभी फौज के अंदर हमारे डिवीजन ऑफ लेबर जिसको कहते हैं, एक तरीके से समझाने के लिए लोगों को कहता हूँ जी, वो बटे हुए हैं हमारे काम। ये आर्मी सप्लाई कोर, आर्मी कोर, आर्मी मेडिकल कोर, ईएमई इंजीनियर्स, सिग्नल्स, तो इस आर्टिलरी, एयर डिफेंस आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, हर तरीके से अपने अपने काम लोग बटे हुए हैं। जी, प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से जब आभार प्रकट किया है उन लोगों का, केवल जो फाइटिंग, जो फ्रंट लाइन पे ही नहीं है, जो बिल्कुल उनको सपोर्ट, उनको उनकी वजह से ही वो फ्रंट लाइन पे आते हैं। एक तौर से देखा जाए तो ऐसे है। दैट्स आई थिंक ग्रेट लीडरशिप। जी। ये इससे दर्शाता है कि भाई सबको साथ लेके चलेंगे। जब उन्होंने बोला था तो बिल्कुल, तो केवल जो फौजी जो लड़ा है सरहद पे आमने सामने की लड़ाई, भाई कोई तो तैयार करता होगा ना उनको। अब फॉर एग्जाम्पल तो हर किसी को मालूम होगा कि भाई हम वो जंग जीत गए, वो कर दिया हमने, पर जिनकी तैयारी लोगों ने करी होगी अच्छे बखूबी तौर से, उनका कहीं पे नाम आता नहीं है। ये फैक्ट है ये बात। तो यहाँ पर जो क्रेडिट दिया है, जो एक्नॉलेजमेंट दी है, जो नाम लिया है उन लोगों का जो भी सपूत है, जिन्होंने उनका बहुत बड़ी बहुत बढ़िया उम्दा बात करी है, मैं तो कहूँगा। जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल अली शाह जी, क्योंकि देखिए वही चीज होती है ना, जब आपका लीडर, आपका जो नेतृत्व जो आपका कर रहा है, अगर वो मजबूत होता है तो फिर पूरी टीम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ती है। देवनाथ जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप इन चीजों को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और देख भी चुके हैं कि जब सेना का मनोबल बढ़ता है तब सेना बॉर्डर पर जाती है। भले जो देशवासी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर पर जा नहीं सकते, लड़ते नहीं हैं, लेकिन पीठ पीछे सेना का जब मनोबल बढ़ाते हैं तो वो चीजें सेना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा कि सेना के पराक्रम को हर देश का हर जो देशवासी है वो सलाम कर रहा है। लोगों के जहन में गुस्सा है, लेकिन वो एक दिशा की तरफ बढ़ रहा है, दिशाहीन गुस्सा नहीं है। लोग चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो और इसके लिए सेना का मनोबल भी लोगों ने ही बढ़ाया है। जी हाँ अपूर्वा जी, होता यह है कि जब भी युद्ध होता है तो सेना के जवान क्यों युद्ध में जाकर देश के लिए अपना खून देना या पसीना देना प्रेफर करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जब वो पीछे देखते हैं उनको लगता है कि 140 करोड़ देशवासी उनके साथ हैं। और किसी भी सैनिक के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि जब 140 देशवासी उसके साथ हैं, उसको मालूम है कि भारत एक जनतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। इन्हीं लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है, देश की सरकार उसके साथ है। तो कई देशों में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। क्लासिक एग्जांपल है चीन, जहां पे कि जब बच्चों की उम्र 18, 19, 20 होती है तो उनके माँ बाप उनको इधर उधर छिपा देते हैं, क्योंकि कोई भी सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है। ऐसे और भी देश हैं, लेकिन भारत जो है दुनिया के उन गिने चुने भाग्यशाली देशों में से है जहां पर सेना में भर्ती होकर देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करना बहुत ही इज्जत की बात मानी जाती है। आप देखें, गांव में चले जाइए, छोटे छोटे कस्बों में चले जाइए, सब कहते हैं कि फलाने फलाने का बेटा फौज में है जी। कि कहीं पर भी आप जाइए तो 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, 1999 के कारगिल युद्ध में जो हमारे देश के जाबाज फौजी शहीद हुए थे, गांव में कस्बों में उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, लोग उनको स्मरण करते हैं। तो किसी भी फौजी के लिए बहुत फख्र की बात होती है
कि उसके देशवासी उसका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए, देशवासियों के लिए आज उसको एक मौका मिला है कि अपना खून बहाए, अपना पसीना बहाए। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ये चीज़ बहुत सही कही सर कि भारत ही मुझे लगता है ऐसी एक एक ऐसा देश है जहां पर लोग डरते नहीं हैं, भारत के लिए जान देने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर एक परिवार में एक पीढ़ी देश की सेवा में लगी है तो वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी देश सेवा में लगे। ये जज्बा हमने भारत में ही देखा है। त्यागी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आज जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सैनिकों पर हर देशवासी गर्व कर रहा है, और जैसा कि अभी देवनाथ जी भी कह रहे थे कि भारत ही एक ऐसी कंट्री है जहां मुझे लगता है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देश सेवा में लगे। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी डिफेंस में जाए, देश के लिए कुछ करे। जी, हमारे देश की आर्मी कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी नहीं है, यानी कि जबरदस्ती सेना में भारत किए गए, भर्ती किए गए लोगों की आर्मी नहीं है। ये वॉलंटरी आर्मी है। यहाँ पे हजारों हजारों बच्चे, युवा तैयार रहते हैं और फिर उनमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है। वो देश के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। और उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने बात कही कि एक लड़ते हुए सिपाही के पीछे और भी बहुत कुछ होता है, टेक्नीशियंस भी होते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, उसे लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले भी होते हैं, उसका ध्यान रखने वाले भी और उसका गुणगान करने वाले भी। यानी इसे यूं समझिए कि जैसे एक तलवार में केवल धार नहीं होती, उस तलवार में तलवार की बॉडी भी होती है और उस तलवार में तलवार की मुठ भी होती है, और उस मुठ को और तलवार को चलाने के लिए एक प्रेरणा भी होती है। आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक प्रेरणा भी थी, वो चलाई गई और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ये केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर भारत की बदलती हुई तस्वीर का, भारत के साहस का, भारत की बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक था, जिसको पूरी दुनिया ने माना भी है। और उन्होंने एक बात जो और कही, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें मेक इन इंडिया का इनपुट ज्यादा था। जी। यानी जब उन्होंने आकाश के बारे में जिक्र किया, तो जो आकाश तीर जो हमने इस ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया, आप देखिए बड़ी चर्चा है आयरन डोम की इजराइल में, लेकिन वो केवल 70 किलोमीटर तक केवल मोर्टार और जो रॉकेट्स हैं उनको ध्वस्त करने के लिए। लेकिन ये आकाश तीर एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरे यानी कि लेह से लेकर सरक्रीक तक जो एक एयर डिफेंस सिस्टम की इंटीग्रेटेड दीवार बनाई गई और उसका कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन एवं इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस एंड सर्विलेंस सिस्टम बनाया गया, उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना और लॉन्ग डिस्टेंस पे केवल रॉकेट या मोर्टार नहीं, चाहे मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ड्रोन हो, उन सबको कर लेना, ऐसा दुनिया में कहीं इसका समानांतर नहीं मिलता। यही कारण है कि 23 मिनट के उस पहली यानी कि जिसे मैं कहूंगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1, वो आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गई है। इसमें दुनिया के अलग अलग देश इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के न केवल सिपाही बल्कि उनके हथियार भी बड़े बड़े देशों की पहली लाइन में आके खड़े हो गए हैं, कैपेबिलिटी के अंदर भी, रिजल्ट ओरिएंटेड भी, और स्विफ्टनेस यानी कि किसी चीज को देखना और तेज गति से देखना और तेज गति से निर्णय लेना, ये 2 पॉइंट, तेज गति से देखना और तेज गति से निर्णय लेना, इसकी वजह से आकाश तीर को आज दुनिया का सबसे बेहतरीन बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, क्योंकि देखिए मेक इन इंडिया का भी जब जिक्र होता है तो ब्रह्मोस मिसाइल जिसने पाकिस्तान में जाकर तबाही मचा दी, वहां की सेना
पता तक नहीं लगा पाई कि ब्रह्मोस कब आया और कब उसने तबाही मचा दी। तस्वीरें जब नजर आई, जब धमाकों की आवाज आई, तब मुझे लगा वहां की जो सेना है वो जागे होंगे, त्राहिमाम मचा दिया था ब्रह्मोस ने। अली शाह जी, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि चर्चा जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम कर रहे हैं, सेना के पराक्रम पर जब हम बात कर रहे हैं, तो कई बार राजनीति भी काफी ज्यादा चरम पर हो जाती है। और अभी हाल में आप देख भी रहे होंगे चीजें कि जिस तरह से डेलीगेशन को भेजने की बात हुई, उसके बाद से अलग अलग तरह की जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो गई। कई बार लोग ये कह रहे हैं कि एस जयशंकर ने ये क्यों कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, इस वजह से भारत का नुकसान हुआ, भारत के कई एयरक्राफ्ट खो गए, भारत के कई जो पायलट है उनके बारे में जानकारी तक नहीं मिल पा रही है। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए? ये चीजें कहीं ना कहीं सेना की जो कार्य क्षमता है, जो कार्यशैली है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। और यही चीजें तो पाकिस्तान भी जानना चाहता है ना कि आखिर कितना नुकसान भारत को हुआ। जी शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से सबने सुनी, पूरी दुनिया ने सुनी और सटीक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई। चाहे कर्नल सोफिया कुरैशी हो, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हो, विक्रम मिश्री साहब हो, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, या लेफ्टिनेंट राजीव पुरी साहब हो, डीजीएम हो, चाहे एयर मार्शल साहब हो, किसी ने भी यहाँ पर कुछ चंद एक बातें उन्होंने, किन्हीं ने नहीं बताया कि वो उन्होंने क्या हथियार इस्तेमाल किया है, वो तो हम जानते हैं कि क्या हथियार इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई, जैसे कि ये लोग गैस कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमारे ये लॉस हुए, ये हुए। देखिए जाहिर सी बात है, जब क्लैश होगा तो नुकसान दोनों का होएगा, ऐसी बात नहीं है कि भाई, मगर आप देखिए हमने कैसे सटीक तरीके से एयर स्ट्राइक जब करी, सटीक निशाना लगाया जहां पर निशाना लगाना था। हमने कहीं पे भी सिविल इलाके में नहीं, मिलिट्री इलाके में नहीं, एक ईंट नहीं हिली होगी आजू बाजू पड़ोस में जो निशाने में नहीं थे हमारे जी। और जो लोग कह रहे हैं कि ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया क्या? कहीं पे भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल कुछ कंफर्मेशन आया क्या? नहीं आया। तो लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, ये देखिए पाकिस्तान ना बहुत झूठ फैलाता है, वो फेक न्यूज में माहिर है, प्रोपेगेंडा रचने में माहिर है। वो देखिए जब जंग होती है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली कैजुअलिटी, सबसे पहला खात्मा होएगा सच्चाई का, इंफॉर्मेशन का, तभी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत फैलेगी, दोनों तरफ से फैलेगी। और पाकिस्तान की तरफ से तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, वो सब जानते हैं वो एक नंबर के छटे हुए झूठे हैं। वो आप जाहिर दूध में पानी का पानी हो गया जब एक फील्ड मार्शल अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त करता है दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया जीत हो गई हमारी। हम भाई हारने के बाद, मुंह की खाने के बाद, थप्पड़ पड़वाने के बाद बेशर्मी की हद होती है बिल्कुल। तो ये लोग प्रोपेगेंड कर रहे हैं। आप पता है जब ये हमने एयर स्ट्राइक करी उसके बाद मैंने जनरल आसिम मुनीर, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बंकर में छुपे हुए थे कहीं पे, तुम किसी को कुछ मालूम नहीं कहां पर है। मैं शायद आपकी चैनल पे था, मैंने बोला हिंदुस्तान की आर्मी का सर आई चैलेंज देयर फील्ड मार्शल सो फार। तो मैं बोला कि भारतीय सेना का एक फॉर्मर आर्मी मेजर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस टाइम पे थे, अभी फील्ड मार्शल बन गए, जनरल आसिम मुनीर को ओपन चैलेंज करता है कि अगर उनमें दम है तो आ जाओ, बाल बागा करके दिखा दो आर्मी मेजर का, फॉर्मर आर्मी मेजर का। तो तुम्हारे में दम नहीं है। ये बेसिकली ये लोग हैं डरपोक, ये लोग डर के दुबक के बंकर के अंदर छुप के वहां से फायरिंग कर देंगे। जब ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तान की सेना और ये आतंकवादी हैं बिल्कुल। ये केवल निहत्थे टूरिस्ट, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, उन पे हमला कर सकते हैं। सेना के सामने आए तो नहीं, प्रॉक्सी वॉर लड़ेंगे ये आतंकवादियों के खिलाफ, किसके साथ? हमारे खिलाफ। तो बेसिकली पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा होता है ये बहुत कुछ। और मेरे को ये ताजुब भी है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं और पूछते हैं इज इट ट्रू ये हुआ, इज इट ट्रू?
अरे मुझे क्या पता होगा ये ट्रू वही चीजें अली शाह जी, जब इस तरह से सवाल उठाए जाते हैं सेना के ऑपरेशन पर, सेना की कार्यशैली पर, तो कई बार चीजें मन को खटकने वाली होती है। देवनाथ जी, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं? क्योंकि देखिए, जब तक ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं था या जब हो रहा था, तब तो पक्ष विपक्ष सब एक साथ थे। ये कहा जा रहा था कि हम तो जान भी दे देंगे सेना के लिए, हम तो देश के लिए जान भी दे देंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। चूंकि आप राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इन चीजों पर आपकी राय क्या है, ये भी बहुत जरूरी हो जाती है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। अपूर्वा जी, मैं देशवासियों से यही कहना चाहता हूं कि वह यकीन करें कि सेना जब भी हमला करती है पूरा मन बनाकर हमला करती है। बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट मोरल, बेस्ट मैन, जो टेक्नीशियंस होते हैं, फाइटर कंट्रोलर होते हैं, चाहे उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने वाले होते हैं, सबका मन एक ही तरफ होता है, ध्येय एक ही तरफ होता है कि किस तरह से मिशन को एकम्प्लिश किया जाए। जी। हाँ, देशवासियों को यह भी पता होना चाहिए कि सेना हमेशा कोई भी ऑपरेशन करती है तो उसके बाद उसका एनालिसिस करती है। एयरफोर्स की भाषा में हम इसे कहते हैं बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, यानी क्या जो हमला किया गया वो सही तरीके से गया, जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम प्लान कर रहे थे, या जो हमला है थोड़ा दाएं बाएं चला गया, ऊपर नीचे चला गया। तो उसमें असेसमेंट में पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है कि क्या गलती हुई, उस गलती को कैसे हम अगली बार ठीक कर सकते हैं। तो अब लिखा जाता है मिस्टेक्स मेड, लेसन्स लर्न्ड, करेक्टिव एक्शन टेकन। तो ये सारी रिपोर्ट होती है। जाहिर बात है कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें कुछ कुछ सीक्रेट या रेस्ट्रिक्टेड पैराग्राफ होते हैं। लेकिन देशवासियों को, और खासतौर से कोई भी पार्टी, चाहे हमेशा कोई ना कोई पार्टी तो विरोधी पक्ष में हो गई, मेरी सिर्फ यही विनती है कि आप अपने सवालों को थोड़े समय के लिए रोक लीजिए जब तक कि ऑपरेशंस खत्म नहीं हो जाते। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो सरकार अपने समय पर अपने तरीके से छन छन के उसका एक जो हिस्सा है वो पार्लियामेंट्री कमेंट्री के सामने दिखाएगी, और नेता विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा कि वो अंदर खाने में ऑफ कैमरा उन चीजों को देखे, अध्ययन करे और समझे। क्योंकि जाहिर बात है पूरी दुनिया के सामने, आम जनता के सामने वो रिपोर्ट खुलेआम तो पेश नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं त्यागी जी आपसे समझना चाहूंगी सर, इस पर आपकी क्या राय है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है जहां जनता को खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। विपक्ष है, सवाल उठा रहा है, लेकिन क्या ये वक्त सही है इस तरह के सवालों का? क्योंकि यही जानकारी तो पाकिस्तान भी जानना चाहता है कि आखिर भारत को नुकसान कितना हुआ है, और विपक्ष भी वही सवाल पूछ रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा देवनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर एक दुश्मन देश के साथ युद्ध का प्रतीक है, यानी हम युद्ध में हैं। युद्ध की स्थिति में अगर कोई एक जरा सी बात भी मिलिट्री स्ट्रेटजी के खिलाफ की जाती है या बोली जाती है तो मैडम, हम फील्ड में समरी जनरल कोर्ट मार्शल करके 24 घंटे में उस व्यक्ति को गोली मार देते हैं। 24 घंटे के अंदर ना कोई अपील, वहां पे फिर डिफेंडर भी, प्रोसिक्यूटर भी और जज भी वहीं का कमांडिंग ऑफिसर हो जाता है। तो ऐसे समय में जब युद्ध चल रहा है, कहा हो या ना कहा हो, ऐसे समय में बात उठाना ही गलत है। अब दूसरी बात, कहा है क्या? जी हाँ कहा है, लेकिन कब कहा है? जब कहा है जब हमने 7 मई को उन 9 आतंकी कैंपों के ऊपर हमला किया और जैश ए मोहम्मद के भवालपुर में और लश्कर ए तैयबा के मुरीद के में और हिजबुल मुजाहिदीन के कोटली में और सब कैंपों को उड़ा दिया, तब हमने कहा कि देखिए हमने आपके आतंकियों पर हमला किया है। असलियत में तो पाकिस्तान जो ये कहता है कि मैं भी आतंक से ग्रसित हूँ, उस समय पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था, मगर पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया, उसने रिटेलिएट किया। हमने तब कहा था कि हमने ना तो सिविलियन पे हमला किया, ना किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया। तो उस टाइम कहा था वो बिल्कुल सही है।
और तीसरी बात, अब एक बात नोट कर लें, और मैं तो सरकार से भी कहूंगा और देश की जनता से भी अपील करूंगा कि कभी कभी अगर सरकार डिसीजन लेने में थोड़ी कमजोरी दिखाए तो आप आगे आओ। और जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि क्या ये सच नहीं है कि मोदी जी ने कहा कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ वार, और जो इन्होंने कहा क्या ये केवल पाकिस्तान के लिए? नो सर, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इंटरनली। यानी कि ऐसे समय में अब जो ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, या हिंदुस्तान की सेना तवांग में पिट के आ जी। गई, या चीन का राज अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, ऐसा कहने वाले लोग, या अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट में जितने अपराध हैं उन अपराधों में कोई भी बात अगर की जाएगी तो इट विल बी टेकन एज ए एक्ट ऑफ टेरर, और एक्ट ऑफ टेरर मींस इट विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वार। इसका मतलब ऐसे लोगों को तो वार क्रिमिनल कहा जाना चाहिए। हमको ये शक्ति दिखानी पड़ेगी। देखिए, सहनशीलता बहुत अच्छी बात है, सहनशीलता घर में, प्यार में, मोहब्बत में, सोसाइटी में एक्सीलेंट 100%, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तो सहनशीलता शून्य होनी चाहिए, 0। अगर पृथ्वीराज चौहान ने सहनशीलता दिखाते हुए माफ ना किया होता मोहम्मद गौरी को तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता। लिहाजा सरकार को इसमें शक्ति दिखानी चाहिए बिल्कुल सर, क्योंकि अब तक तो सरकार सहनशीलता ही दिखाती आई है, जिस वजह से जो हौसले हैं आतंकवादियों के वो इतने बढ़ गए। चाहे मुंबई अटैक की बात कर ले, चाहे वाराणसी में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हम उसकी बात कर ले, उसके बाद पुलवामा, उरी, बालाकोट, जो तमाम आतंकी हमले हुए, ये सहनशीलता ही थी सर, जिसका नतीजा हमने इतना झेला, इतना देखा। अब सहनशीलता का वक्त नहीं है। अली शाह जी, आपसे सर समझूंगी, जिस तरह से जो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से लगातार हुआ, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब मिसाइल अटैक, इसके बाद अब भारत की जो कैपेबिलिटी है इन स्ट्राइक्स को लेकर, वो आप साउथ एशिया में कहां भारत को स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? नंबर 1, इसमें कोई शक की बात नहीं। और ये मैं कोई बायस तरीके से या कोई जानबूझ के इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन फैक्ट ऑन ग्राउंड, लॉजिकली और रैशनली और विद रीजन में ये कह रहा हूं, हमने साबित करके दिखा दिया है ऑन ग्राउंड। नंबर 1 जी, सटीक तरीके से एक तो निशाना बनाया, और जो ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात कर रहे थे वो इतने घातक, इतने सटीक तरीके से, प्रिसाइज प्रिसिजन के साथ हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वैसे तो 2016 में, बालाकोट एयर स्ट्राइक करी 2019 में फरवरी में, घर के इनके मुल्क के अंदर घुस के इनको मारा। इस बार कोई एयर स्पेस वायलेशन नहीं हुआ था, हम घुसे नहीं देंगे, मगर जिस तरीके से 100 किलो दूर जाकर प्रिसाइज घातक उस पे लगा, और जो डिफेंड भी हम कर पाए, पाकिस्तान का हर एक प्रोजेक्टाइल जो आया हमारे S-400 ने डिटेक्ट किया, उसको वहीं पे इंटरसेप्ट करा। तो यानी इसको हम कहते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं। हम डिफेंड करते हैं ना, हम जाके अटैक नहीं करते। जैसे मार्शल आर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स में अपने आप को डिफेंड करते हैं जी। तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हमने वो साबित करके दिखा दिया है यहाँ पर। पाकिस्तान को जो धूल चटाई हमने, सब जानते हैं पाकिस्तान। हमने तो इस एयर स्ट्राइक करने से पहले हमने तो कुछ करा भी ना, 2 हफ्ते बस घूर के देखा था जी। उनकी तो हवा टाइट हो गई थी, बिल्कुल भागने लगे थे, भगोड़े वहां से भागे, परिवारों को दूर। जब जहाज उठते तो चूहे दौड़ के निकल के वहां से आते हैं दुबक के। तो वैसे ही पाकिस्तानी जो है, इनके मिनिस्टर शहबाज शरीफ की फैमिली और बिलावल भुट्टो जरदारी की फैमिली और जनरल आसिम मुनीर, तब जनरल, बिल्कुल इनकी बिल्कुल फैमिली अली सब शाह भाग जी, गई। झूठ का तो पुलिंदा इन पता नहीं इन हफ्तों में पाकिस्तान की तरफ से तो इतने आए कि शायद गिनना भी मुश्किल हो गया। कभी मोबाइल गेम्स को वो ये दिखा के प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने तो भारत के राफेल यहाँ मार गिराए हैं। जो उनका स्टेडियम है जिसे हमने ध्वस्त कर दिया, उस पर तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बिजली गिरी है। अब ये चीजें और ये झूठ आखिर बहुत ज्यादा दिन तक तो पाकिस्तान का रहा नहीं, वहां की जनता ही उनकी पोल खोलती रही। मोबाइल गेम्स को तो वो ये कह रहे थे कि ये देखिए हमने भारत के राफेल गिरा दिए हैं। देवनाथ जी सर, आपसे समझूंगी,
मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो होता है, अब इसमें आपको क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है, भारत कितना आगे बढ़ रहा है इन चीजों को लेकर? अपूर्वा, भविष्य का जो भी युद्ध होगा, सिंदूर को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जी। इसमें हथियारों के अलावा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा। जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत तरह की हजारों भ्रामक वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए। पश्चिमी देशों में अगर आप देखें, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने लेख छपवा दिया अखबार में, ये कह के कि पाकिस्तान जीत रहा है और हिंदुस्तान को बुरी तरह से हराया जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसी भी भविष्य के युद्ध का एक बहुत ही एसेंशियल हिस्सा होगा। तो करना क्या है, शायद हम थोड़ा बहुत, क्यों, देखिए दुश्मन से भी हम सीख सकते हैं। उन्होंने जो DGISPR है, जी। उसके तहत उन्होंने एक प्रोपेगेंडा सेक्शन खोला हुआ है। तो हमारे भारत में भी, चाहे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हो या डिफेंस PRO हो, हमारा एक प्रोपेगेंडा सेल जैसा एक सेक्शन होना चाहिए, जहां पर युद्ध की स्थिति में या युद्ध के पहले और युद्ध के बाद हम इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, देखिए जो भारत के अंदर जनता रहती है वो तो हमारे सारे लोकल टीवी देखकर अपने को अप टू डेट रखती है, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का हमें ब्लिट्जक्रिग करना पड़ेगा इंटरनेशनल कंट्रीज में, ताकि हम सही समय पर सही खबर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सके, गल्फ कंट्रीज तक पहुंचा सके, ताकि उन्हें पता लगे कि भारत ने इस युद्ध को क्यों किया, क्या कारण थे, पहलगांव में क्या हुआ, सिंदूर में क्या हुआ, उभय पक्ष के लॉस कितने हुए और भारत किस तरह से युद्ध में अग्रसर होकर दुश्मन को क्षति पहुंचा रहा है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है, ये हमें अब एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे हो या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नीचे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा कि आपने विदेश नीति का भी जिक्र किया, तो कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि क्या अब इन चीजों को देख के पाकिस्तान की विदेश नीति में कोई बदलाव होगा, या पाकिस्तान में अब तख्ता पलट हो जाएगा, जो वहां की एक परंपरा आ रही है। हमने कई बार देखा है कि किस तरह से जब सेना हावी होती है पाकिस्तान की सरकार पर तो तख्ता पलट हो जाता है। त्यागी जी, सर आपसे समझूंगी, अब ऑपरेशन सिंदूर से ये कहा जा रहा है कि ये नए भारत की तस्वीर है, लेकिन इससे पहले भी दो बड़ी तस्वीरें पाकिस्तान को भारत दिखा चुका है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक इसके पहले जो हुआ है। अब इससे सर आपको ये लगता है कि सीमा पार जाके भारत की सेना जो कार्रवाई कर रही है, अब वो चीजें, वो रास्ते खुल गए हैं, अब एक खुली छूट मिल गई है भारतीय सेना को, जो चीज पहले शायद नहीं थी, हाथ बंधे होते थे भारतीय सेना के, लेकिन अब सीमा पार जाके भी मारने की जो एक टेक्निक है वो अब शुरू हो गई है भारत में। यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इसको दो हिस्सों में बताता हूँ। पहले तो ये कि हमने अब तक क्या किया और हमें आगे क्या करना चाहिए। अब तक जो हमने किया, आप गौर फरमाइए कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल से 3 किलोमीटर तक अंदर गए थे केवल। जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो हम लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 60 किलोमीटर तक अंदर गए थे। अब जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इसमें हमने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के ऊपर भयंकर नुकसान पहुंचाया, जो 285 किलोमीटर दूर है, और ये बता दिया कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आतंकी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। ये तो हमने अब तक किया। अब आगे हमें क्या करना चाहिए? मैं देवनाथ जी की बात से 100% सहमत हूँ। हम उनके पास एक DGISPR है, यानी कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन तो होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन टाइप नहीं है, प्रोपेगेंडा टाइप नहीं है। जैसे हिटलर की आर्मी में एक गोबल्स था, ऐसा कोई नहीं है। हमारे यहाँ इस लेवल, प्लाटून के लेवल पर भी नहीं है। लिहाजा हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ध्यान देना होगा, और दो चीजों पे तो हम पहले ही काम कर रहे हैं। अब तक हम अक्सर कहते थे जल से, थल से, नभ से। अब इन तीन में 2 डायमेंशन और ऐड करनी होगी। एक है साइबर वॉरफेयर और दूसरा है स्पेस वॉरफेयर। हम जब जितनी तारीफ ऑपरेशन सिंदूर की कर रहे हैं, इसमें इसरो का भी उतना ही योगदान है। उसके 10 नेविगेशन सैटेलाइट बराबर
हमको इंफॉर्मेशन देते रहे, और अब तो वो एक ऐसा सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं जो 98 का सिक्का भी अगर जमीन पर पड़ा है तो हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ से वो दिखाई दे जाए, यानी कि ये तकनीक आ रही है। तो आवश्यकता साइबर वारफेयर की, स्पेस वारफेयर की, इंफॉर्मेशन वारफेयर की, और प्लस वन मोर पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड ड्यू, means directed energy weapons, means electromagnetic waves और लेजर वेव, दो जो एक्ट करेंगी एंटी ड्रोन की तरह, यानी कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो मिसाइल और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ज्यादा ड्रोन में होंगे, क्योंकि जी। इसमें खर्चा कम और नुकसान ज्यादा करते हैं दुश्मन का। तो हमें उनको बनाना भी है और उनको रोकने की तरकीब भी करनी है। अब भी हमने की, अभी हमने अपने पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन से की, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से की, पिशौरी मिसाइल से की, समर मिसाइल से की, L-70 से की, ZU-23 से की, लेकिन ये नाकाफी है स्वार्म ड्रोन को रोकने के लिए। जैसे उसके 600 ड्रोन उसने दागे थे, तो आने वाले समय में हमें ड्रोन में और महारत हासिल करनी है, और एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में उससे भी ज्यादा महारत हासिल करनी है। और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर इस कैपेबिलिटी के हैं कि जिन्होंने इतने कम समय में, यानी कि एक समय में ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, आंखें खुली रह गई जब ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह से स्काई स्ट्राइकिंग ड्रोन, हेरोन ड्रोन, हार्पो ड्रोन, रुद्रम ड्रोन, सब तरह के ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, एंटी ड्रोन नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग, ये सब इस्तेमाल हुए। देखे तो जो इतने कम समय में इतना काम कर सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को अब किसी दूसरे से कोई मदद या ताकत की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल कैपेबल सर, है, इसी मेक इन इसी पे इंडिया एक में। चीज मुझे याद आई कि जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना का धन्यवाद करते हुए नजर आए, वो और कई देशों का धन्यवाद करते हुए, टर्की का, अजरबैजान, इन तमाम देशों का वो धन्यवाद करते हुए नजर आए। इससे ये साफ संदेश जाता है कि अकेले तो पाकिस्तान के बस का है नहीं कि वो भारत के सामने टिक सके, और ये नहीं, चीजें। लेकिन चाइना का जो वो धन्यवाद कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए, चाइना ने उन्हें क्या दिया, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने PL-15 मिसाइल दी जो होशियारपुर में पड़ी हुई मिली। उन्होंने उनको J-17 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिया, जिसके थोड़ी देर में ही एयरफ्रेम के अंदर दरार आ गई। 3 हथियार उन्होंने दिए, तीनों फुस हो गए। अब उसके बाद में वो धन्यवाद दे रहे हैं, वो तो उनकी इंफॉर्मेशन का हिस्सा है, धन्यवाद दो, दो पैसे कुछ और मांग लो, अदरवाइज तो वो धन्यवाद के काबिल ही नहीं। बिल्कुल। अली शाह जी, आपको नहीं लगता कि चाइना मजाक कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि चलो ठीक है, तुमको चाहिए हथियार, हम दे तो देंगे, लेकिन हमारे हथियार भी टेस्ट हो जाएंगे, फिर वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी। हमने देखा कि किस तरह से जो भी हथियार उधर से आ रहे थे, जो भी वेपन्स आ रहे थे, जो भी मिसाइल आ रही थी, मलबे में तब्दील हो जा रही थी भारत में आते ही। ये मजाक कर रहा था चाइना, या क्या कर रहा था? पाकिस्तान को सिर्फ बहला रहा था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान वहां पे धन्यवाद करते करते नहीं थक रहा था। भारत को तो जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत तो खुद अकेले ही काफी था वहां पे। ये पूर्व ये आपने बहुत ही सटीक, सही बात, सुलझी हुई बात करी है आपने। देखिए, चीन के लिए डंपिंग ग्राउंड, मैं एक समझाता हूँ ताकि हर कोई समझ ले। डंपिंग ग्राउंड होता है कि कोई ओल्ड, मैं फौजी आदमी तो हमारे पास काले संदूक बहुत हैं, तो हर जगह जाते हैं तो कहीं ना जी। कहीं, जैसे नागालैंड गए तो नागालैंड में शॉल, वो तो अच्छे हैं, वो तो हमने ड्रॉइंग पे प्रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है। मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कबाड़ खाना होता है ना, कबाड़ खाना, कहीं पे आप डंपिंग ग्राउंड कर देते हो, तो चीन के लिए वो कबाड़ खाना, वो डंपिंग ग्राउंड वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। और पाकिस्तान वो खुशी खुशी कबूल भी कर लेता है और पैसे देने को तैयार भी है। पाकिस्तान जो है वो गधे भी बेचता है, वो शेर बेचता है गधों के माफिक चीन को, अपनी जमीन परोसता है चीन को। तो चीन जो है बेसिकली उनको अपना मतलब से है, कोई पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। तो तो वो क्या करता है कि भाई ठीक है, टेस्ट भी हो जाएगा, ये लो, और पैसे भी मिल जाएंगे, क्या बुरा है। और पाकिस्तान जो है वो देता भी है पैसे, जो भी बचे कुचे हैं। अभी बजाय खाना खिला दो गरीबों को ना, वो 14 करोड़ का मुआवजा जो IMF दे रही है पैसे,
वो मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देने को पैसे हैं आतंकियों को, क्योंकि हिंदुस्तान ने उनके आतंकी टेररिस्ट कैंप्स नष्ट कर दिए थे। मगर गरीबों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है इनके पास। आतंक में पैसे लगाने के लिए पैसे हैं, कर्जा लोगे वो होंगे, मगर तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अब स्टेडियम गिरा, कह रहे बिजली कड़क गई, तो विल गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। बिजली नहीं कड़की वैसे, हमने गिराया, मगर चलो ठीक है, क्या इन्होंने स्टेडियम को ठीक किया? नहीं। मगर मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देने के लिए 14 करोड़ फट से अनाउंस कर देंगे ये लोग। तो जी हाँ, ये बात सही है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चीन जैसे कि बहुत माहिर है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, जी जी वैसे ही वो पाकिस्तान भी सीख रहा है अपने बड़े भाई चीन से। वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, झूठ बोलेगा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इस तरीके से बायोलॉजिकल वॉरफेयर चीन ने खेला था, तो उस तरीके से ये वॉरफेयर खेलेगा। हमको ना, आपको बताऊं मैं प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान बच्चों वाली बातें कर रहा है कि हमने 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह। हमको लार्जर पिक्चर, स्ट्रेटेजी, और हमको सबूत भी तो हमको नहीं हम है सर, सबूत भी नहीं है उनके पास। वो तो सोशल हाँ। मीडिया उनका सोर्स है। अब आप यहीं बिल्कुल। से अंदाजा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया उनका सोर्स है। सोशल मीडिया पर वो कुछ भी अंट शंट देख रहे हैं, उसके बाद बता दे रहे हैं हाँ भाई हमने तो कर दिया, हमारी सेना ने तो गिरा दिया राफेल, 5 राफेल गिरा दिए हमने। उनको ये नहीं पता अगर 5 बिल्कुल। राफेल एक साथ पाकिस्तान में घुस भी जाएं तो मुझे तो लगता है अगले दिन पाकिस्तान ही नहीं नजर आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। और पता है हमको स्ट्रेटेजी, लार्जर पिक्चर, जैसे कि अभी जैसे 14 दिन तक हम खामोश थे बिल्कुल, तो बहुत लोग कहते अरे कुछ करो, मिलिट्री एक्शन होना चाहिए, जंग होना चाहिए। देखिए हमने अपने तरीके से, जोश तो था, गुस्सा आक्रोश हर एक में था, जी होश, हमने जिस तरीके से बाद में घटना को अंजाम दिया, भाई काबिले तारीफ है। वाकई में हमको अपनी शक्ति भी मालूम पड़ गई। देखिए जो इंडियन वाटर ट्रीटी है, एक स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है कि भाई जब बारिश हो तो पानी छोड़ो, झेलम नदी का पानी छोड़ो, अपने आप डूब के मर जाएंगे। जब बारिश रुक जाए, जब गर्मी आए तो पानी बंद कर दो, सूख यानी कि उनको भिगा भिगा के मारो, उनको सुखा सुखा के मारो। तो हमको ऑल स्ट्रेटेजी, ये लोग क्या है, बस 2, 5, 3 नंबर गेम में आ जाते हैं ये लोग, गिनती में ही इनके पास लगे और रह कुछ गए। है नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देवनाथ जी अब देखिए अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से राफेल गिरा दिया, ये पाकिस्तान कह रहा था कि हमने तो 5 राफेल गिरा दिए, फिर चाइना की गोद में जाकर पाकिस्तान बैठ जाता है। और अभी जैसा अली शाह जी भी कह रहे थे कि चाइना ने तो पाकिस्तान को अपना कूड़ेदान समझ लिया है, ये नहीं चल रहा है, ये मिसाइल नहीं चल रही, इसका हमने टेस्ट नहीं किया है, बहुत समय से पड़ी, चलो पाकिस्तान को दे दो, किसी ना किसी काम तो आ ही जाएगा। डंपिंग यार्ड बन गया है पाकिस्तान एक तरह से चाइना के लिए। अपूर्वा जी, हुआ ये कि चीन ने रशिया से लिया था S-300, करीबन 10 साल पहले की बात है, और लेने के बाद उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी इधर उधर से कॉपी करके उसको खोल के दिखा अंदर क्या है, और उसको चाइना में ही कॉपी करके बना लिया अपना, मेड इन चाइना, जी और नाम दे दिया HQ-9। जाहिर बात है उसका परफॉर्मेंस जो है S-300 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद दूसरी गलती पाकिस्तान ने कर दी, जब वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ तो हमारी फौज में क्या करते हैं कि जब भी कोई नया इक्विपमेंट आता है हम उसको फील्ड ट्रायल करते हैं, देखते हैं कि रेगिस्तान में ठीक चल रहा है, पहाड़ों में ठीक चल रहा है, जी। सर्दियों की रात में ठीक चल रहा है, गर्मियों में जैसलमेर में सही चल रहा है, युद्ध अभ्यास क्या करते उसको हैं। 12 घंटे तक चलाएंगे तो जी। ठीक चल रहा है। पाकिस्तान ने शायद इस तरह के कोई ट्रायल नहीं किए, तो जब वो एक्चुअल कॉम्बैट चालू हो गया तो उनके इक्विपमेंट एक के बाद एक फेल होने शुरू कर दिए। ये शायद पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स की प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस, यानी वो दक्ष नहीं है युद्ध के कला में, ये भी दर्शाता है। जी बिल्कुल। एक सवाल मेरा अली शाह जी से यहाँ पे, किराना हिल्स को लेके बहुत सस्पेंस मचा हुआ है पाकिस्तान में, और वो सस्पेंस में ही मर रहा है कि आखिर किराना हिल्स के बारे में जानकारी भारत को मिली कैसे, और भारत भी नहीं बता रहा कि ये जानकारी हमारे पास है। आपने डीजीएमओ की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी जहां सवाल पूछा गया तो जवाब ये मिलता है कि हमें तो पता ही नहीं किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसी कोई चीज भी है। लेकिन अगले ही दिन वहां पर अमेरिका का एक विमान नजर आता है जो केमिकल्स का छिड़काव कर रहा है। क्यों पहुंच गया वो केमिकल का छिड़काव करने के लिए, ये भी बड़ा सवाल है।
जी, डीजी आपने वो डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस एयर मार्शल साहब को खूब फरमाया आपने, जब उन्होंने बोला, जब पत्रकारों ने सवाल किया किराना हिल्स के बारे में, जब सरगोदा एयरबेस और किराना हिल्स के बारे में वहां की गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने पत्रकारों को सटीक ये जवाब दिया कि भाई, थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि दैट देयर इज न्यूक्लियर फैसिलिटी एट किराना हिल्स। मैं वही तो कह रही हूँ, यही ये जवाब सस्पेंस कि आप पाकिस्तान रेफर में करेंगी। भी है और इसी सस्पेंस में पाकिस्तान भी मर रहा है कि अब क्या करें, अब हम अपने बिल्कुल। न्यूक्लियर हथियारों को तो कहां लेकर जाएं। बिल्कुल अपूर्वा जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। देखिए, मिस्र से जहाज आया था, अमेरिका से जहाज आया था, छिड़काव करा था। ऐसा माना जा रहा था, ऐसा कहा जा रहा था कि तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, कि शायद हो सकता है कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ हो, यूरेनियम लीक हुआ हो। इसको मैं एक मैं क्या बताऊं आपको, ये भाई पाकिस्तान जो है कभी कबूलेगा नहीं। ठीक है, एक मीम सामने आई थी जहां पे जनरल आसिम मुनीर कहते कि यूरेनियम लीक की खबर झूठी है। एक मीम थी ये, लेकिन माफ कीजिएगा, ये मीम थी, लेकिन कोई यूरेनियम लीक नहीं हुआ, लेकिन यूरिन लीक हुआ है। यानी कि मतलब उनकी पतलूनें गीली हो गई, वो लोग डर गए बिल्कुल वैसे ही, वाकई में। वो लोग, उनका तो ये हाल हुआ है कि इनका तो ये हाल हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं, तो हिल गए, छटपटा गए हैं वो जी। पाकिस्तानी जितने भी हैं वहां पे। इस पे क्या होगा ना, इन द बागिन क्या होगा, अगर यूरेनियम, अगर न्यूक्लियर लीक हुआ भी है, तो मैं वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, तो क्या होगा, इनकी पाकिस्तान में या तो अपर क्लास है या तो लोअर क्लास है, कोई मिडिल क्लास पाकिस्तान में है नहीं। तो ये लोग, अपर क्लास के लोग तो भाग जाएंगे बाहर, जो लोअर क्लास के लोग हैं वो गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो मारे जाएंगे। वो लोग सफर करेंगे बेसिकली, और इन लोगों ने ही सत्ता चुनी है फिर कहने के लिए। पाकिस्तान की मिलिट्री तो रूल करेगी जी। मिलिट्री। अब जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल होने के बाद, देखिए 1965 में क्या हुआ था, जनरल अयूब खान जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हार गए थे ये लोग, अपने आप को फील्ड मार्शल नियुक्त करते हैं, सेम उसी तरीके से निशाने पाकिस्तान अभी का अभी मैं अवार्ड इसी सवाल पे आने ही वाली self-proclaimed। थी जी। एक फील्ड मार्शल खुद को ही फील्ड मार्शल नियुक्त कर दे रहे हैं, अलग ही रिवाज चल रही है पाकिस्तान में, कोई कंपटीशन नाम की बिल्कुल चीज ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरल अयूब खान ने फिर निशाने पाकिस्तान अपने आप को दिलवाया, जस्ट फॉर सबको समझ में आ जाए, तो जैसे कि हमारा भारत रत्न होता है वैसा, ठीक है, वो दिलवाया। फिर खुद ये राष्ट्रपति बन गए पाकिस्तान के भी, मिलिट्री कू के पलट करने के बाद। वही चीज यहाँ पर होगी। अभी अभी शहबाज शरीफ साहब उसको मस्का लगा रहे हैं ना कि अभी फील्ड मार्शल जो ठीक है, ये पाकिस्तान के फक्र हैं, ये पाकिस्तान के फक्र हैं। वो वीडियो वायरल हुआ है 5 सेकंड का, सबने देखा है भाई। ऐसे करके वो सल्यूट मार रहे हैं वहां से, सल्यूट भी ठीक से मारना नहीं आता, वैसे अपने बैटन इस्तेमाल करना नहीं आता, वो अलग बात रही। अब वही बाद में इसी को सट्टा पलट करेगा, इसको भगा देगा। इमरान खान का तो फ्यूचर मेरे को तय नजर आ रहा है। इमरान खान को, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया था ना हाईकोर्ट ऑर्डर के तहत, पाकिस्तान की मिलिट्री लेकर आई थी, जनरल अयूब खान ही लेकर आए थे, बाद में पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही उसको चढ़ाया फांसी पे। ठीक, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल। इमरान, अलीशा जी, एक सवाल मैं यहाँ पर त्यागी जी से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है सर, इसीलिए एक आखिरी सवाल यहाँ त्यागी जी से। सर, क्या लग रहा है अब भारत की जो सैन्य क्षमता है, जो तकनीक है, उससे पाकिस्तान और वहां पनप रहे आतंकवादी, ये तो बखूबी समझ गए कि अब भारत डिफेंस नीति और अटैक मोड में पूरी तरह से आ चुका है। यानी अब अगर हम सेना की तरफ से भी कोई अटैक करते हैं तो वो भी भारत एक्ट ऑफ वॉर के तहत ही लेगा, यानी उसे भी अब एक आतंकवादी गतिविधि ही मानी जाएगी। अब तो ये तो बता दिया गया है ना, ये बता दिया गया है कि अब आतंकियों में और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब सरकार और फौजी, ये सब जो है, जो जाके आतंकियों के जनाजे को कंधा देते हैं, उन्हें शहीद कहते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए देते हैं, तो इसमें और उनमें फर्क क्या रह गया। लिहाजा अब तो हिंदुस्तान, अगर इन्होंने कोई भी, ये तो प्रोबेशन पे है, अगर ये कुछ भी करते हैं तो उसका जवाब गोली का गोले से दिया जाएगा। मैं 5 सेकंड लूंगा एक बात कहने के लिए कि पाकिस्तान ने अपनी हारी हुई आर्मी को भी बुरी हार के बाद भी वहां के उस सो कॉल्ड मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, और हिंदुस्तान की आर्मी ने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया। यानी कि हमको दिया गया था सिर्फ आतंकी संगठनों को नष्ट करना, वो हमने कर दिया था। उसके बाद में फिर हमने उनके एयर डिफेंस भी नष्ट किए। और जो आप पूछ रही थी ना, वहां पे इजिप्ट का भी एक एयरक्राफ्ट आया था बोलोन लेके,
बोरॉन इसलिए कि वह रेडिएशन हुआ है, अमेरिका का आया था इसलिए कि रेडिएशन का लेवल चेक जी, करें। जी। पर खैर हमने ऐसा काम किया, ऐसा अटैक किया, उसके बाद क्या अब ये नहीं बनता कि हिंदुस्तान की सरकार जैसे किसानों के लिए उसने इनकम टैक्स माफ कर रखा है, अब फौजियों के लिए भी इनकम टैक्स माफ कर दे। भाई आप जैसे प्रतिष्ठित चैनल के थ्रू मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जी। जो आज के सिपाही हैं वो हमारे बच्चे हैं ज्यादातर, तो उनकी बिल्कुल पे और बिल्कुल पेंशन सर, जो है वो बहुत इनकम माफी टैक्स के नहीं होनी चाहिए। साथ त्यागी जी मैं आपको बीच में रोक रही हूं, क्योंकि वक्त चूंकि हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है, इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मन की बात कार्यक्रम का 122वां एपिसोड था, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि अब हमारे भारतीय जो सैनिक हैं उनकी क्षमता, उनकी पराक्रम को पूरा देश नमन कर रहा है और हमें भी इस पर गर्व है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।